तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयान ने फेंग जुओ को एक छोटी सी फेवर दी थी, जिसके जरिए उसने जुयिन को दोबारा से जिंदा कर दिया था, मगर उसकी मेमोरी चली गई थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट की मेमोरीज ही याद थी, जो कि उस पावर ऑफ करप्शन के अपीयर होने तक की थी। मगर फेंग जुओ उस पर भी खुश होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बताता हूँ जो कि 8 से 10,000 साल पहले हुआ था। वो उसे उसके मास्टर की एक कहानी बताता है, जब उसका मास्टर उसे खुश करने के लिए एक वुड हॉर्स बनाने के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत और शाइनिंग वाली लकड़ी होती है। दरख्त को लेने के लिए आता है, मगर उसके लिए इमोर्टल जीव को अपनी एक टेक्निक वहाँ के मास्टर को सिखानी पड़ती है, मगर वो मास्टर उस टेक्निक को नहीं सीख पाता और इमोर्टल जीव उस दरख्त को अपने साथ ले जाता है। और फिर फेंग जुओ उन लोगों को बताता है कि मुझे लगता है कि वो पावर ऑफ करप्शन सेकंड मेरिडियन से आई थी, शायद वो गॉड ऑफ करप्शन वहीं पे ही होगा। ये सुनने के बाद शुयान डिसाइड करता है कि हम लोग फौरन से सेकंड मेरिडियन में जाएंगे। और इतने में फिर वहाँ पर यूलाओ आ जाता है, तो शुयांग उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम किस तरह मरना चाहते हो। तो शुयांग को वहाँ पर देखकर यूलाओ कहता है कि सच में हमारा न्यू डीमन किंग वो अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। ये लड़ाई अपने अंजाम तक सिर्फ तुम्हारी वजह से आई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम खुद इस लड़ाई को रोकने के लिए आओगे। मगर फिर अचानक से याया कहता है कि मास्टर मुझे इससे बदला लेना है। तो शुयांग फौरन से अपनी कुर्सी लगाकर वहाँ पर बैठ जाता है और फिर याया यूलाओ की तरफ आता है। तो यूलाओ उसे देखते ही कहता है कि जिस दिन हम लोग अलग हुए थे उस दिन के बाद से मैं तुम्हें अब देख रहा हूँ। सच में एक लंबा अरसा गुजर चुका है, मगर तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि तुम उस वक्त हुआ करते थे। ये बात सुनकर याया बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? इसका मतलब ये है कि तुम भी एक डीमन हो। मगर जरा एक मिनट रुको, तुम इतने ज्यादा ओल्ड कैसे हो गए? कहीं तुम यूलाओ तो नहीं हो? सच में जब तुम एक छोटे से डेविल हुआ करते थे तब भी तुम बहुत ही ज्यादा बेरहम थे। मुझे तो तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था। ये बात सुनते ही बाइलिन कहता है कि इन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे अभी पता चला है कि याया की एज 10,000 साल से भी ज्यादा की है। तो सानियान कहती है कि उसका स्टाइल देखकर तो नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा ओल्ड होगा, मगर क्योंकि वो बच्चों की तरह रिएक्ट करता है तो इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे वो एक छोटा सा बच्चा है। और इस तरफ यूलाओ कहता है कि तुम मुझे बेरहम कह रहे हो। उन बेकार से लोगों को मारने में बेरहमी भला किस चीज की? वो लोग बिल्कुल बेकार थे, किसी काम के नहीं थे, तो उन्हें मारना ही था, इसलिए मैंने मार दिया। ये सुनते ही याया गुस्से में भड़क जाता है, क्योंकि वो बेकार से डीमन याया के क्लान के डीमंस थे। और हम देखते हैं कि गुस्से में वो फौरन से अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो क्लान के लोग बेकार थे? मुझे बताओ कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या गलत था जिसकी वजह से वो तुम्हें बेकार लगते थे? आखिर तुमने उन लोगों में ऐसा क्या देख लिया कि तुमने उन्हें जान से मार दिया? मगर यूलाओ कहता है कि अब वक्त गुजर चुका है, जो कुछ भी हुआ है वो हमारा पास्ट है। अगर हमारे डीमंस को सरवाइव करना था तो इसलिए हमारे डीमंस को नए रीजन्स पर कब्जा करना था, वरना हमारे डीमंस सरवाइव नहीं कर पाते। मगर अब वक्त गुजर चुका है। अगर तुम एक नए डीमन किंग को हराना चाहते हो तो फिर उससे बेहतर यही है कि तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि मैंने जो कुछ भी तुमसे लिया है या फिर छीना है मैं वो सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगा। वैसे भी अब और किसी लड़ाई की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद याया कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो अपने तीनों हेड्स के साथ एक साथ फायर एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है और जैसे उस पर हमला करता है तो अचानक यूलाओ देखता है कि वो अटैक उसे हिट नहीं किया। और दूसरी तरफ हम शुयांग को देखते हैं, वो इस सब को इग्नोर कर रहा होता है। और इस तरफ याया कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी देकर उस सब की कीमत चुकानी होगी जो कुछ तुमने अपने पास्ट में किया है। मगर हम देखते हैं कि यूलाओ के सामने तो क्यांसी खड़ा हुआ होता है, जो कि उस फायर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो याया से कहता है कि हम लोगों ने अपने डीमन क्लान की खातिर न जाने कितनी ही जंगें लड़ी हैं। हो सकता है कि शायद हम लोग हजारों जंगें लड़ चुके हों, तुम ये बिल्कुल भी नहीं जानते, मगर मेरे डीमन क्लान ने बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां दी हैं और उन लोगों की कुर्बानियों की वजह से ही मैं डीमन एम्परर की कल्टीवेशन को कल्टीवेट कर पाया हूँ। तुम भी एक डीमन हो, क्या तुम एक सुप्रीम एम्परर बन सकते हो? मुझे उम्मीद है कि तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये कहने के बाद वो अपने हाथ खोलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर याया कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है। ये कहते ही वो फिर से फायर एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। मगर शुयांग देखता है कि अचानक से यूलाओ ने सेल्फ
डिस्ट्रक्शन स्पेल को यूज कर दिया है, जिसकी वजह से वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये देखकर क्यांसी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि यू लाओ ये क्या किया तुमने। तो यू लाओ कहता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, मगर मैं अपनी ये लाइफ सेक्रीफाइस करके अपने डीमन क्लैन को बचाना चाहता हूँ। और क्यांसी उसे होल्ड करते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मगर ये कहते ही अचानक से यू लाओ अपनी आंखें बंद कर देता है और उसके साथ उसकी जान निकल जाती है। ये देखकर सानियान कहती है कि इसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्पेल को यूज करके अपनी मैजिक वैन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे इसकी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर क्यांसी याया से कहता है कि भले ही तुम एक डीमन किंग हो, मगर मैं अब एक डीमन एम्परर बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद याया अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और क्यांसी से कहता है कि तुम एक डीमन एम्परर बन चुके हो, तो इसलिए अब अपने डीमन क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद उठाओ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यू लाओ जैसे नहीं बनोगे। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब के सब लोग एक साथ मिलकर सेकंड मेरिडियन की तरफ जा रहे होते हैं और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि मियांग वापस से अपने डीमन क्लैन को रीबिल्ड करने के लिए वापस चली गई। और सानियान कहती है कि मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं भी उन लोगों के साथ रहकर उनकी मदद करूँ, मगर वो लोग हमारे साथ आ जाते तो शायद उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा होता। और इस तरफ लिन फेंग कहता है कि आखिर वो सेकंड मेरिडियन किस तरह का होगा, कि वहाँ पर भी ऐसे इमोर्टल्स होंगे जो कि हजारों सालों के ईयर के होंगे, कि वहाँ पर लेजेंडरी बीस्ट हर जगह फिर रहे होंगे। सच में ये जगह तो मेरे एक ड्रीम के जैसी है। मगर दूसरी तरफ मिस चूचू कहती है कि काश के वहाँ पे हर जगह ट्रेजर्स ही ट्रेजर्स हों। मगर फिर रेनशुई कहती है कि जब से हम लोगों ने अपने सेट को रीबिल्ड किया है उसके बाद से बहुत ही लंबा टाइम हो गया है। मैं फर्स्ट टाइम मास्टर शुयांग के साथ इस तरह वॉक कर रही हूँ, क्योंकि पास्ट में मास्टर हमेशा मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे। मगर फिर अचानक से सानियान कहती है कि क्या हम लोग किसी गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मगर फिर याया कहता है कि हम लोग इतनी दूर तक आ गए हैं, आखिर मास्टर शुयांग को फॉलो करते हुए हम लोग किसी गलत डायरेक्शन पे कैसे जा सकते हैं। और इतने में अचानक याया कहता है कि जरा वहाँ देखो, वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे बना हुआ है। ये सुनते ही अचानक से लिन फेंग जोश में आ जाता है और फौरन से उस टेलीपोर्टेशन एरे के पास जाते ही उसे एक्टिवेट करना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि उस एरे से एनर्जी निकलती है। तो लिन फेंग कहता है कि अरे वाह, ये टेलीपोर्टेशन एरे तो मेरे हाथ से एक्टिवेट हो गया है। और फिर जैसे ही उस एनर्जी की तरफ देखता है तो वो कहता है कि चलो सबसे पहले मैं जाऊंगा। ये कहते ही वो जैसे अंदर जाने लगता है तो शुयांग उसे फिर से एक बबल में करके बाहर की तरफ ले आता है, जिस पर लिन फेंग कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे जाने दें। मगर शुयांग एनर्जी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये एक ट्रैप है। ये सुनकर वो सब के सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भला कैसे कोई ट्रैप हो सकता है। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो पोर्टल अपने आप ही खुल जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही तेज एनर्जी निकलने लगती है। और फिर वो पोर्टल उन सब लोगों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो सब के सब लोग अपने आप को वहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये वॉइड रिफ्ट यहाँ पर कैसे अपीयर हो गया, कि ये वाकई में कोई टेलीपोर्टेशन एरे नहीं था। और फिर लिंगशु भी कहती है कि हमें इतना जल्दी करके इस एरे को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए था। उस वॉइड का सक्शन ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो सब लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर होल्ड कर पा रहे थे। शुयांग अपनी बबल पावर की मदद से कुछ लोगों को वहाँ पर होल्ड कर लेता है, मगर फिर वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस पोर्टल को फौरन से क्लोज कर देता है। जिसके बाद से उन सब लोगों की जान में जान आती है और वो लोग कहते हैं कि ये पोर्टल तो सच में बड़ा ही खतरनाक था। और फिर लिंगशु कहती है कि मैंने आज से पहले इस तरह का कोई भी ट्रैप नहीं देखा। और गाओलिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि जो भी सेकंड मेरिडियन में जाना चाहता है वो यहाँ पर आएगा तो वो इस ट्रैप में फंस जाएगा। मगर हम लोग सेकंड मेरिडियन में जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेजर्ट है। और फिर शुयांग उन ट्विन सिस्टर ब्रदर्स की तरफ देखता है तो जाया कहता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या इन लोगों में कोई गड़बड़ है। तो शुयांग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम लोग अब भी छुपने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही वो दोनों बहन भाई डर जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग और क्या छुपा सकते हैं। मगर इतने में अचानक उनकी बॉडी के अंदर से एक पर्पल ओरा निकलने लगता है, जिस पर वो लोग खुद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगा कि शायद उनकी बॉडी के अंदर कोई भूत आ गया है। और वो लोग कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ हमारी बॉडी में कैसे आ गया। और हमें दिखाया जाता है कि पर्पल ओरा शुयांग के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है। उसके अंदर से हमें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि शुयांग से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं इनकी बॉडी के अंदर हूँ। तो शुयांग उसे बताता है कि
मैंने तो तुम्हें वानलुओ विलेज में ही देख लिया था जब तुमने इन दोनों की बचने में मदद की थी। तुम ही थी जिसने इन दोनों बहन भाइयों को बचाकर वहाँ से निकाला था। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि अच्छा, तो इतने लंबे टाइम से तुम मेरे बारे में जानते थे। तो शुयांग कहता है कि हाँ, क्योंकि उस वक्त तुमने इनकी हेल्प करते वक्त अपनी थोड़ी सी एनर्जी को लीक कर दिया था। ये सुनते ही वो लड़की फौरन से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और फिर शुयांग से कहती है कि सच में ये खेल तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब तो मैं तुम्हें जानने के लिए और भी ज्यादा बेताब हो गई हूँ। मगर इस तरफ खड़ी हुई रेन शुई कहती है कि वो सब छोड़ो, मगर तुम बताओ तुम कौन हो। तो वो लड़की उन लोगों से कहती है कि मैं सेकंड मेरिडियन से आई हूँ। ये सुनते ही एल्डर फेंग और एल्डर शेन गुस्से में उस पर हमला करने के लिए जाते हैं, मगर हम देखते हैं कि उन दोनों के हमले के बावजूद भी वो लड़की बचकर उनके पीछे आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग शॉक्ड हो गए हो या फिर कंफ्यूज। वो पलक झपकते ही उनके पीछे चले जाती है, जिस पर उन्हें भी पता नहीं चलता। और वो लड़की उन लोगों से कहती है कि लोगों के इमोशंस वो हमेशा की तरह बिल्कुल बोरिंग है। और फिर वो शुयांग की तरफ आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी तरह के इमोशन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही। ये कहने के बाद वो बिल्कुल उसके सिर पे आकर खड़ी होती है। तो शुयांग को ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो कहता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा वीक हो। ये कहते ही वो उसे जोर से जमीन पे पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो चौंक जाती है और कहती है कि ये तो स्पेस कन्फाइनमेंट है। स्पेस कन्फाइनमेंट को यूज करने वाले लोग कम से कम भी 5 लाख साल से भी ऊपर के होने चाहिए, तभी जाके वो इस तरह की टेक्निक को कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि शुयांग की एज 5 लाख साल से भी ज्यादा की हो चुकी है, जब भी वो इस पावर को इतनी आसानी के साथ कंट्रोल कर पा रहा है। मगर फिर शुयांग उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ है। तो वो लड़की फौरन से बोलना शुरू करती है और कहती है कि हाँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। मैं इन 5 मेरिडियंस में घूमती फिरती रहती हूँ ताकि मैं हर एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं। और मुझे यहाँ पर उन लोगों की तलाश थी जो कि इन 5 मेरिडियंस में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हों। मैं सेकंड मेरिडियन को बचाना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं इतने लंबे टाइम से बाकी मेरिडियंस से पावरफुल लोगों को तलाश करने में लगी हुई थी। ये सुनते ही शुयांग फौरन से स्पेस कन्फाइनमेंट को उसके ऊपर से हटा देता है, जिसके बाद उस लड़की की भी जान में जान आती है और वो कहती है कि मुझे लगा था कि लास्ट एम्परर फेंग जुओ शायद वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ सेकंड मेरिडियन में जा सकता है, मगर जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे लगता है कि शायद फेंग जुओ की जगह तुम बिल्कुल परफेक्ट पार्टिसिपेंट हो। ये कहने के बाद वो वहाँ पर अपनी एनर्जी के जरिए एक टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है और उसकी एनर्जी को देखकर वहाँ मौजूद सब लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग टाइप की एनर्जी थी। वो लड़की अपनी एनर्जी की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट एक्टिवेट कर देती है, जिसके अंदर एक टेलीपोर्टेशन एरे बना हुआ होता है। और वो उन सब लोगों से कहती है कि चलो आ जाओ, ये सेकंड मेरिडियन जाने का रास्ता है। और फिर वो शुयांग को कहती है कि वेलकम टू फीस्ट ऑफ गॉड। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।